अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था स्ट्रोक को। आज हम डिस्कस करेंगे वेस्कुलर सिंड्रोम्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रोक में। इसमें से एससीक्यू, एमसीक्यूज़ और वाइवा में मस्ट पूछा जाता है, इसलिए आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली वेस्कुलर सिंड्रोम्स में क्या हो रहा है कि ब्रेन की कोई भी आर्टरी में ओक्लूजन की वजह से सेरिब्रल ब्लड फ्लो अफेक्ट हो रहा है। जब सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है, तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो की कमी की वजह से क्या होता है, ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है सेरिब्रल ब्लड फ्लो पोटेंसी ऑफ ब्लड वेजल, यानी कि जो हमारी ब्लड वेजल है वो कितनी ओपन है, उसकी ओपनिंग पे डिपेंड कर रहा होता है सेरिब्रल ब्लड फ्लो। तो जब सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा ब्लड वेजल की ओक्लूजन की वजह से, और वो ओक्लूजन किस वजह से होगी, नैरोइंग हो जाएगी ब्लड वेजल ड्यू टू अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से। ठीक है, अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से जब ल्यूमन वेजल का नैरो हो जाएगा, उस ल्यूमन के नैरो होने की वजह से ब्लड वेजल की ओपनिंग कम हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ब्रेन के टिश्यूज़ में इस्कीमिया होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इस्कीमिया होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मेजर वेजल्स इन्वॉल्व होती हैं वेस्कुलर सिंड्रोम्स के अंदर। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वेस्कुलर एनाटमी को, ताकि आपका अच्छी तरह से कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। देन मैं वन बाय वन करूंगी डिस्कस वेस्कुलर सिंड्रोम्स को। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें पता चलेगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक की सवेरिटी के बारे में। तो बेसिकली कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितनी ज़्यादा सवेरिटी है स्ट्रोक की। तो बेसिकली कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला जो फैक्टर आ जाता है वो होता है लोकेशन। ठीक है, लोकेशन ऑफ लीजन। ठीक है, किस जगह पे लीजन आ रही है ब्रेन के अंदर। देन सेकंड आ जाता है उसका क्या साइज है लीजन का। और थर्ड फैक्टर जो आ जाता है वो बेसिकली आ जाता है जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं लीजन के अंदर। ठीक है, और उन स्ट्रक्चर्स के डैमेज होने की वजह से जो फंक्शंस इम्पेयर हो रहे हैं। एंड देन आ जाता है फोर्थ फैक्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोलेटरल सर्कुलेशन। ठीक है, इन फोर फैक्टर से हमें पता चल जाता है सेवेरिटी ऑफ स्ट्रोक के बारे में। ठीक है, और वो हम कैसे पता चलाएंगे, साइंस एंड सिम्टम्स की सेवेरिटी किस तरह है, तो उससे हमें पता चल जाएगा स्ट्रोक के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है जिसके कम होने की वजह से वेस्कुलर सिंड्रोम्स हो रहे हैं, अब ये जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर किस तरह कंट्रोल होता है, इसको हम देख लेते हैं। सेरिब्रल ब्लड फ्लो, ठीक है, आपको पता है कि अगर 20 मिनट्स तक ब्लड सप्लाई ब्रेन को ना मिले तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं उनके अंदर डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है और अल्टीमेटली पेशेंट कोमा के अंदर जा सकता है। तो इसलिए सेरिब्रल ब्लड फ्लो को ब्रेन के अंदर मेंटेन किया जाता है 3 मैकेनिज़म्स के थ्रू। ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मैकेनिज़्म आ जाता है वो आ जाता है ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, ऑटो रेगुलेटरी का मतलब ये है कि खुद ब खुद रेगुलेशन होती है ब्रेन के अंदर, चाहे जितना मर्जी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए लेकिन ब्रेन के अंदर कांस्टेंट ब्लड फ्लो रहता है। अब वो कैसे रहता है कि जो ब्लड है, चाहे जितना मर्जी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्रेन जो है ना उसको रेगुलेट कर देगा उस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, और उसकी रेगुलेशन करने के बाद कॉन्स्टेंटली ब्रेन जो है ना वो ब्रेन टिश्यूज़ को सप्लाई करेगा ब्लड फ्लो 50 to 60 मिलीलीटर पर 100 ग्राम पर मिनट। ठीक है, चाहे जितना मर्जी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाए लेकिन ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है ब्रेन के अंदर जिसके थ्रू वो क्या करता है, रेगुलेशन कर देता है उस ब्लड प्रेशर की, और कॉन्स्टेंटली ब्रेन टिश्यूज़ को 50 to 60 मिलीलीटर पर 100 ग्राम पर मिनट जो है वो ब्लड फ्लो मिलता रहता है। देन आ जाता है सेकंड मैकेनिज्म,
जो आ जाता है केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, केमिकल रेगुलेशन जो है ना, इससे ही अंदाजा हो रहा है। तो बेसिकली कौन से जो टू मेजर केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, एक तो होता है ऑक्सीजन एंड देन आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, तो इसको किस तरह रेगुलेट करेगा ब्रेन, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ज़्यादा है और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ब्लड के अंदर पीएच का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। जब पीएच का लेवल कम हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कि एसिडिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ब्लड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा कि ये अल्टीमेटली वैसोडाइलेशन हो जाएगी ब्रेन के अंदर और ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्रेन के अंदर। तो ये रेगुलेशन इस तरह हो रही होती है। देन आ जाती है कि अगर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब पीएच इंक्रीज होती है तो इसको हम कहते हैं अल्कलाइनिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब अल्कलाइन हो जाएगा ब्लड, तो फिर क्या होगा, सिग्नल मिलेगा और उसकी वजह से क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाएगी और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली केमिकल रेगुलेशन इस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही होती है और ब्लड जो है वो उसका जो फ्लो है वो कॉन्स्टेंटली ब्रेन को मिलता रहता है, चाहे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो या फिर कम हो। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म को, आ जाता है न्यूरोजेनिक रेगुलेशन। ठीक है, न्यूरोजेनिक रेगुलेशन क्या होती है, ये बेसिकली लोकली हो रही होती है। ठीक है, लोकल मैकेनिज्म होता है। अब इसमें क्या हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है और ये इसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है। ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल, वैसो कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है इसके अंदर और ये ब्रेन टिश्यू है। ठीक है, ज्यूम कर लें आप, ये ब्रेन टिश्यू है। जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी ब्लड वेसल की और ब्लड फ्लो जो है वो नहीं मिलेगा ब्रेन टिश्यू को प्रॉपर, तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्रेन के टिश्यूज़ है ना, ये लोकली रिलीज करेंगे मेटाबोलाइट्स को इनटू द ब्लड वेसल। ठीक है, ये जो मेटाबोलाइट्स है ना, ये एक्ट करेंगे इन ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, इनके वॉल्स के ऊपर एक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, वैसो कंस्ट्रिक्शन थी ब्लड वेसल्स की, इनको क्या कर देंगे, ब्लड वेसल को वैसो डायलेट कर देंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली इंक्रीज कर देंगे ब्लड फ्लो को। ठीक है, तो ये बेसिकली हो रही होती है न्यूरोजेनिक रेगुलेशन, ये लोकली ब्लड वेसल्स के ऊपर मैकेनिज्म हो रहा होता है। तो बेसिकली ये थ्री मैकेनिज्म्स होते हैं, ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म, केमिकल रेगुलेशन और न्यूरोजेनिक रेगुलेशन। ठीक है, इन तीनों रेगुलेशंस के थ्रू जो ब्लड फ्लो है वो कॉन्स्टेंटली ब्रेन को मिलता रहता है, चाहे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो या फिर कम हो। बेसिकली कॉन्स्टेंटली ब्लड फ्लो मिलना बहुत ज़रूरी है ब्रेन को। तो क्या होता है, अगर ये तीनों मैकेनिज्म जो हैं वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे तो अल्टीमेटली उस इंडिविजुअल को क्या हो जाएगा, उस इंडिविजुअल को स्ट्रोक हो जाएगा, इन तीनों मैकेनिज्म के इम्पेयरमेंट की वजह से। नेक्स्ट मैं वेस्कुलर सिंड्रोम स्टार्ट करवाने से पहले वेस्कुलर एनाटॉमी को डिस्कस करूंगी, ताकि आपके अच्छी तरह से कंसेप्ट बिल्ड हो जाएं और आगे जाके आपको डिफ़िकल्टी ना हो वेस्कुलर सिंड्रोम्स को अंडरस्टैंड करने में। तो देन मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ वेस्कुलर एनाटॉमी को। ठीक है, थोरैक्स में हमारा क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आर्च ऑफ अयोटा है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्च। और इसके क्या पार्ट्स होते हैं अयोटा के, ठीक है, अयोटा के होते हैं, ये वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग अयोटा और इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग अयोटा।
ठीक है। आयोटा की 3 ब्रांचेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ये इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, ये जो ब्रांच होती है इसको हम कहते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, और ये जो होती है इसको हम कहते हैं ब्रेकियो सेफेलिक आर्टरी, या फिर ट्रंक भी कहते हैं। देन ये कंटिन्यू करती है, इधर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है ना, तो ये कंटिन्यू करती है राइट। ठीक है, ये जो आर्टरी है ये राइट सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है, और ये जो होती है ये बेसिकली होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड होती है आर्टरी। ये आगे से जाकर डिवाइड होती है इनटू 2 ब्रांचेस के अंदर। ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड हो जाती है इनटू दी, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और जो इनसाइड होती है इसको हम कहते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो है ना ये डिवाइड होती है इनटू दी, ठीक है, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी, ये होती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये भी आगे जाके डिवाइड हो जाती है इनटू दी 2 एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना हमारा इसके साथ लिंक है, क्योंकि इसने ब्रेन के अंदर मूव करना है, और जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है ये एक्स्ट्रा क्रेनियल होती है। ठीक है, जो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का रूट, देन मैं डिस्कस करूँगी वर्टिब्रल आर्टरी का, इसलिए आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का रूट। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है ना ये मूव करती है नेक में। ठीक है, ये मूव करेगी नेक में, स्ट्रेट मूव करेगी नेक में, और कैरोटिड कनाल के थ्रू ये एंटर हो जाएगी इनटू द ब्रेन और ब्रांचेस दे देगी ब्रेन में जाके। ठीक है, इसी तरह जो, ठीक है, ये बेसिकली कौन सी कैरोटिड आर्टरी थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी, ये लेफ्ट, ये है राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना ये भी स्ट्रेट मूव करती है। ठीक है, नेक में स्ट्रेट मूव करती है, देन कैरोटिड कनाल के थ्रू ये एंटर हो जाती है इनटू द ब्रेन, और देन ये ब्रेन में जाके डिवाइड हो जाती है और ब्रांचेस दे देती है। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेस देती है ये बेसिकली दे रही होती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, ये जो रीजन है ना ये क्या है, ये ब्रेन है, और ये जो रीजन आ जाता है ना ये है नेक। ठीक है, ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाती है, और मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है ना ये कनेक्ट होती है इनटू दी
ठीक है। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू ये कनेक्ट होती है इनटू दी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और देन ये देती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी। तो कितनी ब्रांचेस दे दी ब्रेन के अंदर इसने? मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो ये बेसिकली इसने 3 ब्रांचेस दे दी हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ना, ये कंटिन्यूएशन किसकी है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। ये देन मूव करती है नेक के अंदर और कैरोटिड कनाल के थ्रू एंटर हो जाती है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन में जाके 3 ब्रांचेस दे देती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि कनेक्ट होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ थ्रू कम्युनिकेटिंग एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, देन हम डिस्कस कर लेते हैं वर्टिब्रल आर्टरी का रूट। तो बेसिकली जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है ना, वो ब्रांच होती है सबक्लेवियन आर्टरी की। ठीक है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी से कंटिन्यू करेगी राइट वर्टिब्रल आर्टरी, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से कंटिन्यू करेगी लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये दोनों जो है ना, ये क्या करेंगी? ये जो फोरामिना होंगे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, ये वहां से मूव करेगी एंड देन ये मूव करते करते, ठीक है, मूव करेगी। ठीक है, और मूव करते करते, ठीक है, ये मूव कर रही है वर्टिब्रल आर्टरी, फोरामिना ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये क्या करेगी? अपर बॉर्डर ऑफ द पोन्स पे जाके ये यूनाइट कर जाएगी विद द लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी के साथ। ठीक है, लेफ्ट वर्टिब्रल और राइट वर्टिब्रल आर्टरी यूनाइट कर देंगी अपर बॉर्डर ऑफ द मेडुला, और क्या बना देंगी यूनाइट होने के बाद? बेसिलर आर्टरी। ठीक है, क्या बना देंगी? बेसिलर आर्टरी। और जो बेसिलर आर्टरी है ना, वो, ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ द पोन्स में जाके क्या कर देगी? डिवाइड हो जाएगी इनटू द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। ठीक है, किस में डिवाइड हो जाएगी? इनटू द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। ठीक है, और जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ना, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल ऑफ द विलस बना रही होती है। तो ये बेसिकली आ जाती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है ना, ये कम्युनिकेट करती है विद द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थ्रू, किसके थ्रू? विद द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, ये इसके थ्रू कनेक्ट कर जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और इस तरह ये बन जाता है हमारे पास ये सारा सर्कल ऑफ विलस। ठीक है, सर्कल ऑफ विलस जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर किसी एक आर्टरी की भी ओक्लूजन हो जाती है तो ये जो कोलैटरल सर्कुलेशन है, जो कि एंटीरियर कम्युनिकेटिंग और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू ये जो वेजल्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, तो इनकी वजह से कोलैटरल सर्कुलेशन डेवलप हो जाती है ब्रेन को, और ब्रेन के अंदर जो न्यूरोडिजेनरेटिव चेंजेस है ना, वो इतनी जल्दी नहीं आते। ठीक है, तो डिले हो जाता है इस्कीमिया का प्रोसेस, और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि न्यूरोनल डैमेज के जो चांसेस हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं, और ये बेसिकली सर्कल ऑफ विलस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो हमने वेस्कुलर सिंड्रोम्स को डिस्कस करना है, बेसिकली उनके अंदर यही वेजल्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर कोई ओक्लूजन हो जाएगी तो इसकी वजह से इस्कीमिया होगा, और क्या साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर तो वर्टिब्रल आर्टरी के अंदर या फिर बेसिलर आर्टरी के अंदर ओक्लूजन हो जाती है तो इसकी वजह से वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी सिंड्रोम होता है, उसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे।
अगर तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के अंदर ओक्लूजन हो जाती है तो इसकी वजह से कौन से साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, इसको हम पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम के अंदर डिस्कस करेंगे। और देन हम डिस्कस करेंगे मिडल सेरिब्रल आर्टरी के अंदर ओक्लूजन होगी और अंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के अंदर ओक्लूजन होगी, तो इनकी वजह से क्या क्या सिंड्रोम्स आएंगे, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे और अंडरलाइन क्या क्या इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन लॉस हो रहे होंगे, इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब तक आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।